हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति है, उसमें हम प्रक्षेप्य गति की चर्चा करेंगे। इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जब आपने द्विविमीय गतियां पढ़ी थी, 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ा था, तो उसमें ये पढ़ा था कि जो प्रक्षेप्य गति क्या है, वो क्या है, द्विविमीय गति का एक प्रकार है। द्विविमीय गति के एक प्रकार में आपने प्रक्षेप्य गति को पढ़ा था। इससे पहले हमने वीडियोस में 2 सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल की चर्चा की है। वो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उसे आप वहां से देख सकते हैं। तो ये टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। प्रक्षेप्य गति क्या होती? प्रक्षेप्य गति जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर के अन्यत्र किसी भी कोण पर फेंक दिया जाता है, तो उस गति को, पिंड में जो गति होती है, वस्तु में जो गति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ऐसी अवस्था में, प्रक्षेप्य गति की अवस्था में, पिंड जो है वो क्षैतिज और ऊर्ध्व दूरियां दोनों साथ साथ तय करता है। इस चित्र के माध्यम से देखते हैं कि मान लिया कि किसी पिंड को u वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। क्षैतिज से कितने कोण पर? यह पिंड O पर है, O से इसको थीटा कोण पर क्या कहते हैं, u वेग से प्रक्षेपित कर देते हैं। पिंड P से होता हुआ O डैश तक आ जाता है। पिंड P से O से स्टार्ट करके P से होता हुआ O डैश तक आ जाता है। यहां पर जो कुछ पद प्रयुक्त हुए हैं उसमें क्या है, पिंड जिस बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और चल करके जिस बिंदु तक पहुंचता है, उसकी जो क्षैतिज दूरी होती है, कैसी दूरी? क्षैतिज दूरी, उसको हम क्या कहते हैं? क्षैतिज परास कहते हैं। क्षैतिज दूरी है, क्षैतिज क्या कहते हैं? परास। अंग्रेजी में इसको रेंज कहते हैं। पिंड जितने समय तक हवा में रहता है, उस समय अंतराल को हम उड्डयन काल कहते हैं। और पिंड द्वारा प्राप्त ऊंचाई को, प्रत्येक बिंदु पर पिंड अलग अलग ऊंचाइयां प्राप्त करता है। पिंड जो सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त करता है उसको हम महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं, डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। इस डेरिवेशन में करना क्या है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि सिद्ध करो कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। सिद्ध करो कि प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है? परवलयाकार होता है। तो हम लिखेंगे कि माना पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। यहां पर कुछ पद प्रयुक्त हो रहे हैं, उनको हम लिखते हैं साइड में। थीटा क्या है आपका? वो प्रक्षेपण कोण है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसको कहते हैं। u क्या है आपका? प्रक्षेप या प्रक्षेप्य, कुछ भी लिख दीजिए। प्रक्षेप्य वेग है, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इसको कहते हैं। u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। तो प्रक्षेप वेग का सबसे पहले हम क्षैतिज घटक लिखते हैं। क्षैतिज घटक क्या होता है? u x इसको मान लें यहां पर, या vx मान लें। वेग को v से निरूपित कर दिया। vx बराबर क्या हो गया आपका? u cos थीटा।
Vx बराबर क्या होगा, u cos थीटा, और प्रक्षेप वेग का ऊर्ध्व घटक Vy बराबर क्या हो गया, u sin थीटा। ये कैसे आते हैं जरा इसको समझ लीजिए। देखिए हमारा जो वेक्टर है वेग का वो क्या है, OA मान ले, क्या मान ले, OA, हमने इसको निरूपित कर दिया। तो हम क्षैतिज दिशा भी बनाएंगे और ऊर्ध्व दिशा भी बनाएंगे। हमने बना दी ये क्षैतिज दिशा, ये क्या, ऊर्ध्व दिशा। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, A से क्षैतिज पर लंब डालेंगे, इसको M मान लेंगे। ये आपका प्रक्षेपण कोण क्या है, थीटा है। और इधर लंब डालेंगे, इधर लंब डालेंगे, इसको हम N मान लेंगे। क्या मान लेंगे, N मान लेंगे। इसको हमने M माना, इसको मान लिया M। अब हम इस त्रिभुज में ये जो आकृति बन रही है इसमें एक समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बन रहा है OMA में। समकोण त्रिभुज OMA में हम क्या करते हैं, OM अपान OA बराबर लिखते हैं। तो जब ये कोण थीटा है, थीटा के सामने की भुजा आपकी लंब हो जाएगी, शेष भुजा नीचे की आधार हो जाएगी, नीचे वाली, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी कर्ण हो जाएगी। तो OM अपान OA का मान क्या हो गया, cos थीटा। यहां से OM बराबर OA cos थीटा या OM बराबर U cos थीटा आ गया। इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, वेग का क्षैतिज घटक, जिसको हमने Vx से निरूपित किया है। ठीक इसी प्रकार ये जो बीच में हम आपको बता रहे हैं ये आपके रेगुलर डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ये केवल समझने के लिए। अभी थोड़ा सा और भाग है, अब ये इतना और करते हैं। इसको ऊपर वाला एक त्रिभुज जो बन रहा है समकोण त्रिभुज ONA में, यहां पर ये वाला कोण समकोण है, यहां ये वाला कोण समकोण। तो ऐसी स्थिति में बेटा जो है ONA में हम जब कोण की चर्चा करते हैं, ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण यहां पर 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर हम इसमें cos 90 माइनस थीटा की बात करें तो देखिए ऊपर का जो त्रिभुज है, अगर ये कोण हो गया तो कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, कर्ण। तो यहां पर अगर हम ON अपान OA की बात करें तो ये क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा होगा। क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा। और आपको पता है कि ON अपान OA और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। कितना हो जाता है ये, साइन थीटा। तो यहां से ON बराबर OA साइन थीटा बराबर आपका क्या हो गया, ON बराबर U साइन थीटा। इसी को हम क्या कहते हैं, वेग का जो है ऊर्ध्व घटक Vy कहते हैं। ये आपका इतना जो डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, इसको आप साइड में करेंगे। डेरिवेशन करते समय हमने समझाने के लिए आपको बताया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं, यहां पर हमें मानते हैं कि जब पिंड गति करना स्टार्ट करता है तो एक स्मॉल टी समय में वो A से O तक पहुंच जाता है। ठीक है, कहां पहुंच जाता है, O से A तक पहुंच जाता है स्मॉल टी समय में। तो हम लिखते हैं कि माना पिंड
स्मॉल टी समय में ओ से ए तक पहुंच जाता है। पहुंचने में वो क्षैतिज दूरी x तय करता है। अगर पिंड O से A तक पहुंच जाएगा तो इस दौरान ये यहां पर एक क्षैतिज दूरी x तय करेगा, ये क्षैतिज दूरी, और उसी समय में ये ऊर्ध्व दूरी y भी तय करेगा, ऊर्ध्व दूरी y तय करेगा। इस पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग ये वेग का क्षैतिज घटक लिखा हुआ है, ठीक है ना। वेग का जो क्षैतिज घटक आपका उसको vx से हमने निरूपित किया है, vx बराबर u cos थीटा है, और ये आपका क्या है vy है, ये आपका vy माने वेग का ऊर्ध्व घटक है। ये कैसा घटक है? ऊर्ध्व घटक है। तो माना पिंड t समय में O से A तक दूरी x तय करता है, अतः क्षैतिज दूरी x बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय। क्षैतिज वेग का मान क्या है? क्षैतिज वेग ऐसे लिख लीजिए, आपका vx है ना, और गुणे समय। क्षैतिज वेग का मान है u cos थीटा, समय का मान t x। यहां से t बराबर x अपान u cos थीटा। इस पद को हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। देखिए, जब पिंड 0 से या O से A तक जाएगा तो वो उसका जो कोऑर्डिनेट विस्थापन है, यहां पर 0 0 होगा, यहां पर x y होगा। मतलब ये है कि इस समयांतराल में t में उसने क्षैतिज दूरी x और ऊर्ध्व दूरी y तय की। तो हम लिखते हैं कि इसी समयांतराल किसमें? इसी समयांतराल t में पिंड ऊर्ध्व दूरी y भी तय करेगा, y भी तय करेगा। अतः ऊर्ध्व गति से, यहां पर अपने समझने के लिए हम एक तीर बनाते हैं ऊपर की ओर। ऊर्ध्व गति से मतलब गति कैसी हो रही है? ऊर्ध्व गति 2 प्रकार की होती है, नीचे से ऊपर होती है और दूसरी ऊपर से नीचे। यहां नीचे से ऊर्ध्व गति ऊपर की ओर हो रही। ऊर्ध्व गति से क्या करेंगे? गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है? h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर कहता है। लेकिन यहां पर पिंड नीचे से ऊपर जा रहा है, इसलिए जो गति का समीकरण है वो क्या लगेगा? आपका ut माइनस हाफ gt स्क्वायर लगेगा। गति का समीकरण क्या लगेगा? ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। देखिए, अब पिंड t समय में ऊर्ध्व दूरी x तय कर रहा है। कितनी दूरी तय कर रहा है? ऊर्ध्व दूरी x तय कर रहा है। यहां पर जो वेग है u का मतलब क्या है? वेग का ऊर्ध्व घटक। तो वेग का हम ऊर्ध्व घटक रखेंगे, यहां पर u बराबर आपका क्या होगा? वो vy होगा, और h बराबर आपका y हो जाएगा। तो vy का मान हम रखेंगे, माने u sin थीटा रखेंगे, और t का मान x अपान u cos थीटा है, माइनस हाफ g, और t का मान क्या है? x अपान u cos थीटा का होल स्क्वायर। देखिए, यहां पर u और u क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो y बराबर tan थीटा इंटू x माइनस हाफ, इसको लिखते हैं g अपान u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर। ये पूरा पद ब्रैकेट में रखते हैं। ये यहां पर एक समीकरण आई।
चूंकि जो मूल परवलय होता है, मूल परवलय होता है, उसकी समीकरण y बराबर जो है आपकी वो cx² या 4ax² होती है। ठीक, यहां पर इस डेरिवेशन में आपने सिद्ध किया कि जो प्रक्षेप्य है, जो प्रक्षेप्य है, किसी चीज को जब हम ऊर्ध्वाधर के अन्यत्र किसी और कोण पर प्रक्षेपित करते हैं तो इस स्थिति में जो वस्तु पथ तय करती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य का पथ जो है वो परवलयाकार होता है। ये जो आकृति है ये कैसी है, इस टाइप की आकृति को हम परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं, परवलय। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है पैराबोलिक। क्या कहा जाता है, पैराबोलिक या पैराबोला। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इस तरीके की एक इक्वेशन आ जाती है जो y में एक घात है और x में क्या होती है, वो 2 घात होती है। यहां लिखते हैं कि समीकरण y में 1 घात तथा x में 2 घात है जो परवलय को प्रदर्शित करती है, जो परवलय को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। यहां नीचे लिखेंगे इससे स्पष्ट होता है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार, प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार। प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार माने पैराबोलिक। प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ये आपका डेरिवेशन हो गया। एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे सिद्ध करोगे कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। अब इस डेरिवेशन का जो अगला पद है उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होता है, जितने समय तक कोई पिंड हवा में रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। जितने समय तक कोई पिंड हवा में रहता है उसको उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो सबसे पहले हम O से P तक, देखिए किसी भी चीज को अगर हम उछालते हैं तो उछालने में जितने समय में वो ऊपर जाती है उतने ही समय में वो नीचे आती है, रूल होता है। तो पहले हम O से P गति देखते हैं। O से P तक ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व गति कैसी, नीचे से ऊपर की ओर। ऊर्ध्व गति से या ऊर्ध्व गति में गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at। अब प्लस यहां नहीं होगा, यहां क्या होगा, माइनस होगा। यहां क्या होगा, माइनस होगा। और चूंकि ये गति गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो रही है इसलिए यहां a ना होकर के क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। v क्या है, अंतिम वेग है। अंतिम वेग मतलब जब पिंड P पर पहुंचेगा तो वेग का ऊर्ध्व घटक, हम बात किसकी कर रहे हैं, ऊर्ध्व गति की, तो वेग का ऊर्ध्व घटक 0 हो जाएगा। और यहाँ पर u जो है वो u जो है ये क्या है, ऊर्ध्व वेग का प्रारंभिक घटक। ऊर्ध्व वेग का प्रारंभिक घटक क्या होगा, u बराबर uy, मतलब या इसको क्या हम कहेंगे, यहाँ पर vy जो है बराबर u साइन थीटा। तो यहां पर 0 हो जाएगा,
ये आपका u साइन थीटा और साइन थीटा माइनस GT। यहां से आप t बराबर या ऐसे लिख लीजिए, कोई स्टेप मत बंक करिए, u साइन थीटा GT t बराबर u साइन थीटा बाई g। t बराबर माने u साइन थीटा बाई g माने o से p तक पहुंचने में जो समय लगता है, और वो क्या है, t बराबर u साइन थीटा बाई g। ये वैल्यू किसकी आई, स्मॉल t की आई। किसकी आई, स्मॉल t की आई। अब हम लिखते हैं उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको कैपिटल T कहते हैं। वो क्या होगा, O से P तक का समय प्लस P से O डैश तक का समय। अलग अलग किताबों में प्रतीकों के संकेतों के जो निरूपण है वो अलग अलग हो सकते हैं, मगर वैल्यूज क्या होंगी वो सेम ऑर्डर में ही चलेंगी। ये आपका u साइन थीटा बाई g होगा, और ये भी क्या होगा, u साइन थीटा बाई g। ये मान किसका हो गया, t का। तो t बराबर क्या आ गया, 2u साइन थीटा बाई g। t बराबर 2u साइन थीटा बाई g। ये किसका मान आ गया, उड्डयन काल का मान आ गया। ठीक है ना, समझ में आया होगा। ये उड्डयन काल याद कर लीजिए, t बराबर 2u साइन थीटा बाई g। अब जो अगला टॉपिक है वो हाइट ऑफ क्या है, प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल की हाइट जो है वो क्या होती है, प्रोजेक्टाइल की हाइट हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिंड की ऊर्ध्व गति में, ऊर्ध्व गति कैसी, नीचे से ऊपर की ओर में गति के तृतीय समीकरण से, गति का जो तीसरा समीकरण है वो लगाएंगे। और आपको पता है गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh होगा। यहां पर हम मोशन देखते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में गति क्या होती है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। देखिए यहां पर जो h होगा वो y के टर्म्स में रखा जाएगा, है ना, या h को हम h ही मान लें। h को हम यहां पर क्या कहेंगे, ऊंचाई, ऊंचाई है। और आपका जो v है, v माने ऊर्ध्व वेग का अंतिम मान। तो ऊर्ध्व वेग आपका vy का जो अंतिम मान है, अंतिम मान वो 0 होगा। और u जो है, ठीक, v बराबर ये रखेंगे और u बराबर क्या होगा, vy। ये आपका वेग का, ऊर्ध्व वेग का प्रारंभिक मान है, और ऊर्ध्व वेग का प्रारंभिक मान vy बराबर u क्या रखा, साइन थीटा रखा। ये 0 रख दिया, ये u साइन थीटा रख दिया, माइनस 2gh। इसका स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2gh, या h बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, ऐसे आ जाएगा। वो भी कैसा जी, 2g। कितना जी, 2g आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस पद को ओपन करेंगे। h बराबर h के महत्तम मान के लिए, महत्तम मान के लिए, माने h महत्तम कब होगा, जब थीटा बराबर 90 होगा। साइन 90 का जो टर्म है, साइन थीटा का जो टर्म है, इसको आप 1 कर दो। तो 1 करने के लिए क्या होगा, 1 करने के लिए h के महत्तम मान के लिए जो साइन थीटा है उसका मान 1 हो, अतः थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए।
90 अंश होने का तात्पर्य है जब पिंड को 36 से 90 माने सीधे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो पिंड क्या होगा, वो महत्तम ऊंचाई प्राप्त करेगा। पिंड क्या प्राप्त करेगा, महत्तम ऊंचाई। तो ऐसी स्थिति में आपका h जो है वो h मैक्स हो जाएगा और h मैक्स बराबर u² 2g होगा। h मैक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, h मैक्स बराबर u² 2g। ये h मैक्स की वैल्यू आ गई। अब हम तीसरे पद की चर्चा करते हैं। ये इतना समझ में आया होगा। t बराबर आपका क्या आया, t बराबर जो है 2u sin थीटा बाई जी आया। h बराबर आपका क्या आया, u² sin स्क्वायर थीटा पॉइंट 2g आया। अब आपका तीसरा पद जो है वो क्या है, क्षैतिज परास, उसकी चर्चा हम करते हैं, क्षैतिज परास की। तीसरा पद है आपका क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का मतलब क्या होता है, पिंड प्रक्षेप के दौरान जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसी को हम क्षैतिज परास या हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज परास या हॉरिजॉन्टल रेंज। क्षैतिज परास या हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम डिस्कस करेंगे। तो क्षैतिज परास के लिए हम ऊर्ध्वगति की चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्षैतिज परास के लिए हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे ऊर्ध्वगति में, क्षैतिज परास। आपने पढ़ा है दूरी बराबर वेग गुणन समय। तो क्षैतिज दिशा में वस्तु गतिमान है तो हम क्षैतिज दूरी निकालेंगे, तो क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग। इसको हम वेग का क्षैतिज घटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग का क्षैतिज घटक। और वो समय, जितने समय तक पिंड हवा में रहा, भाई यहां से जब चलना स्टार्ट करेगा और यहां से हवा में होते हुए वो ओडेस तक जाएगा, तो वो समय, जितने समय तक पिंड हवा में रहा, तो क्षैतिज वेग का मान क्या है, u cos थीटा है और उड्डयन काल 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। अब यहां से हम क्या करते हैं, 2u स्क्वायर लिखते हैं, 2u नहीं, u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में एक फार्मूला है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका क्षैतिज परास r से निरूपित करते हैं रेंज, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ये बेटा मान आ गया क्षैतिज परास का। किसका मान आ गया, क्षैतिज परास का मान आ गया। अब हम लिखेंगे R के महत्तम मान के लिए, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R का मान महत्तम हो, इसके लिए sin 2 थीटा बराबर 1 होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि sin 2 थीटा बराबर sin 90 माने 2 थीटा बराबर 90 माने थीटा बराबर 45 अंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी वस्तु को हमें अगर पृथ्वी तल से महत्तम दूरी तक प्रक्षेपित करना है तो उसको 45 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। देखिए, ये अगर पृथ्वी है, यहां से प्रक्षेपित करना तो 45 अंश के कोण पर। लेकिन अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई पर प्रक्षेपित करते हैं तो ऐसी स्थिति में 45 से कुछ कम के कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो ये महत्तम परास R हो जाएगी, इसके लिए महत्तम परास जो है प्राप्त हो, इसलिए ये मान
45 से कुछ कम होना चाहिए। ये 45 पे तो ये 44 या 43 पर होना चाहिए। इस तरीके से इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। अब आपका u का मान आ गया। u के मान के लिए u का मान इसमें देखेंगे, r का मान देखेंगे, सॉरी। तो r का मान महत्तम हो, इसके लिए ये आवश्यक है कि थीटा का मान 45 हो, और जब r का मान महत्तम होगा तो r मैक्स से निरूपित करेंगे हम। तो उसको क्या मान लेंगे, r मैक्स। r मैक्स बराबर u स्क्वायर बाई g हो जाएगा। u स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। ये आपकी r की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो सेशन में पढ़ा कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। और दूसरा आपने पढ़ा वो एक समीकरण आपने निकाली जो किसमें y में एक घात और x में दो घात होती है। ऐसी समीकरण परवलय को प्रदर्शित करती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। दूसरा टॉपिक आपने उड्डयन काल का पढ़ा। उड्डयन काल t बराबर 2u sin थीटा बाई g होता है। और तीसरा टॉपिक आपने जो इसमें पढ़ा वो क्या था, आपका ऊंचाई का था। ऊंचाई h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होती है। और जो फोर्थ टॉपिक था वो क्या था, क्षैतिज परास। क्षैतिज परास r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g होता है। और इसमें r का मान महत्तम होने के लिए थीटा का मान 45 होना चाहिए, और बराबर r मैक्स की वैल्यू u स्क्वायर अपॉन g होती है। इसी तरीके से h मैक्स की वैल्यू के लिए थीटा का मान 90 अंश होना चाहिए, और जो h मैक्स की वैल्यू होती है वो u स्क्वायर अपॉन 2g होती है। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। एक बार फिर हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे हुए बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारी क्लासेस की अपडेट आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू।